अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि अभी तक इबाहम बाकी है कि फैसला 4-3 का है या 3-2 का है, लेकिन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जो लार्जर बेंच इस हवाले से बनाया गया था वो टूट गया और हमने देखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बेंच में बैठने से उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर दिया। अब लग ये रहा है कि ये मामला जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग जाएगा। मैं सुन रही थी मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर बड़ा क्लियर स्टांस है, मौक़िफ़ है कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इबहम दूर हो सके। लेकिन सवाल अपनी जगह पर अहम है कि फुल कोर्ट की तश्कील के बाद जो फैसला आएगा वो क्या तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो तकसीम है ये अब मामलात को कहाँ लेकर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ए इंस्टीट्यूट, उसके लिए ये सूरत हाल कितनी जो है वो नॉर्मल है, हालात किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे। डेडलॉक बरकरार है, कोई जमात दूसरी बात से बात करने के लिए तैयार नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बयान देते हैं कि इमरान खान साहब से कोई बातचीत नहीं होगी, गो कि वो अगर पूरी कौम से अपनी की गई गलतियों पर मुआफ़ी ना मांगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ाहिर है जो गैर जानिबदार तज्ज़िया करने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि इस वक्त डर सिर्फ गवर्नमेंट को यही है कि चूँकि मकबूलियत की पीक पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, किसी सूरत इलेक्शन होने नहीं दे रहे। हालांकि आइन बहुत ज़्यादा क्लियर है इस हवाले से कि जब असम्बलियाँ तहलील की जाएं तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और फिर हमने देखा कि बयानात भी आते रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, खासकर PDM की जमातों के, कि आज PTI असम्बलियाँ तोड़े, कल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब वाज़े नज़र आ रहा है कि किसी सूरत हुकूमत इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि जो होगा आइन के अंदर रहकर होगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम भी लगा रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला जिस तरह से इन्होंने 1997 में किया था, दोबारा से जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये तमाम तर मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे, ये डेडलॉक जो है वो कौन ख़त्म कराएगा, कौन इन सियासतदानों को बिठाएगा। मौशी सूरत हाल आप देखें, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, आटे की लाइंस लगी हुई हैं, एक तकरीबन 8-9 हलाकतें हो चुकी हैं अभी तक। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ आप देखें, गवर्नमेंट की जो ज़ाहिर है फोकस जहाँ करना चाहिए वहाँ पर हालात क्या हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ इमरान खान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ और दीगर PDM की जितनी भी जमातें इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ एक फोकस नज़र आता है, वो है इमरान खान। लेकिन ज़ाहिर है अगर इमरान खान फोकस होगा, अवामी मसाइल नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेटली अवाम में जाएंगे और अवाम आपसे ये सवाल नहीं करेगी कि इमरान खान के खिलाफ आपने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया तो बड़ा अच्छा किया, बल्कि अवाम ये सवाल करेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। जिस चीज़ को जवाब बनाकर आप लोग इक़्तिदार में आए थे कि महंगाई दूर करेंगे, आम आदमी के मसाइल हल करेंगे, वहाँ पर आप लोगों ने किया क्या है। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा, इसके साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम नजर आ रही है, फैसले के अंदर इबहम था, कोई जजेस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे थे 4-3 का फैसला है। फिर हमने देखा कि जो फैसला 5 रुकनी बेंच का था उसके पहली लाइन में लिखा गया था कि ये फैसला 3-2 का है। इबहम अभी बरकरार ही था कि आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने केस सुनने से माजरत कर ली, ये बेंच टूट गया। गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तजवीज़ दी गई। सर, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिवीजन ये कितनी तशवीशनाक है? मैं इसमें ये अब करना चाहता हूँ कि कल वकला कन्वेंशन में लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट जुबैरी साहब ने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब को हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। तो ये जजेस साहिबान की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा हमने हर फैसले में देखा और होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस तरह उसको पब्लिक होना ये समझने वाला तर है। और अभी जो हुकूमत ने 184(3) में जो बिल पेश किया है तरमीम का, प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड रूल्स का,
और अभी वो सेनेट से 60-19 के फर्क से पास भी हो गया है। तो इसमें बहुत सारी व्यक्ति लाएगा कि जब मुतलकुल अनानियत खत्म हो जाएगी, जब वन मैन शो खत्म हो जाएगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल प्यूनी जज और तीसरे नंबर के जो सीनियर सिटिंग जज हैं उनके साथ मिलकर सो मोटो का फैसला करेंगे और बेंच की तश्कील करेंगे और केसेस की फिक्सेशन के बारे में भी ये 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस साहबान जब इसकी करेंगे तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट में हमें तकसीम नजर आ रही है ये नजर नहीं है। लेकिन ख्वाजा साहब, जाहिर है ये अदालती इस्लाहात का एक अरसे से बात हो रही थी, ये बड़ा खुशाइंद है होना, लेकिन ये जो इख्तियारात महदूद करने की बात है चीफ जस्टिस साहब की, ये जो फटाफट बिल पेश किए गए गवर्नमेंट की जानिब से, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 191 है उसको अगर पढ़ें तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस से मुताल्लिक ये रूल्स जो हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अदरवाइज तो गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है जो कि उनके पास है नहीं, तो ये फिर कैसे मामलात आगे चलेंगे? आपको नहीं लगता कि ये इस तरह से उजलत के अंदर मंजूरी ये दोबारा से चैलेंज कर देंगी जमातें? देखिए, मैं यहाँ पर एक इबाहम दूर करना चाहता हूँ कि हमारी रियासत में या किसी भी रियासत में जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब यही होता है कि आईन बालातर है और उसके नीचे कानून है और फिर कानून के नीचे रूल्स है। इससे पहले 1958 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने थे, उसके बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने और उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात में मुदाखलत मैं नहीं समझता कि है, बल्कि ये एक अच्छा अमल है क्योंकि देखो सर 191 जो है वो तो क्लियर है ना, वो तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है ही नहीं। अगर पार्लियामेंट में इसकी कानून साजी करनी है तो उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इस वक्त राजा रियाज साहब को भी मिलाकर गालिबन 200 अरकान है उनके पास और सादा अक्सरियत के साथ भी उनको 228 लोग चाहिए। यही बात समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आईन है, उसके बाद कानून है, उसके बाद रूल्स है। और तो फिर ये गवर्नमेंट की कानून साजी उजलत में फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं? मुकन्नना को ये अख्तियार हासिल है, कौमी असम्बली को ये अख्तियार हासिल है कि वो कोई भी एक्ट पास करना चाहे जो आईन के मुनाफी ना हो। हाँ। तो वो पास कर सकती है। नहीं तो अभी ये जो ये कर रहे हैं, ये इन्होंने जो कानून साजी अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने के लिए की है, फिर आइन का आर्टिकल 191 देखें तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? कहते हैं खुशाइंद है, इस्लाहात के हवाले से तो हमेशा बात होती रही है, लेकिन आइन तो हर चीज से बालातर है ना। देखिए, कोई भी इदारा जब तक मुशावरत ना हो वो नहीं चल सकता। बदकिस्मती से 184(3) में आकर सुओ मोटो के अख्तियारात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इससे पिछले 20 साल से ये तासुर मिलता था और ये रिवायत मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चौधरी के दौर में शुरू हुई, जब एक समोसे पर सुओ मोटो लिया गया, जब अतीका ओदो पर सुओ मोटो लिया गया और फिर जस्टिस साकिब सितार ने आकर अस्पतालों की बेडशीट पर सुओ मोटो लिया, स्कूल की यूनिफॉर्म पर सुओ मोटो लिया। तो ये अदलिया का काम। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 3 जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई, ये खुशाइंद है, लेकिन सर टाइमिंग भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। 22 अप्रैल की रात को अदालतें खुली थी, कासिम सूरी साहब का फैसला रिवर्स हुआ था, उस वक्त सुओ मोटो पर जाहिर है उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए, अदलिया को नहीं सुओ मोटो लेना चाहिए। और अब आइन के आर्टिकल 191 का हवाला भी बड़ा क्लियरली मौजूद है, मेजोरिटी भी नहीं है, फिर भी सब हो रहा है। बहरहाल ख्वाजा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास आऊंगी। ख्वाजा साहब मुझे ठीक है, अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, ये तो गवर्नमेंट हर सूरत कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रही और रीजन सिर्फ एक ही है कि इंतखाबात ना हो। उसके लिए आप देखें धड़ाधड़ तरमीम भी हो गई, इतनी फुर्तियां भी दिखाई गई, फिर रूल्स चेंज हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिवीजन होगा नजर आ गई है, आज ये बेंच भी टूट गया। ये तो लगता है कि बड़ा प्रोलॉन्ग जाएगा मामला, तो पीटीआई फिर क्या करेगी, क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये हुकूमत इसका पहली दफ़ा नहीं है, इन्होंने हमेशा ऐसा किया है कि ये अदलिया के ऊपर हमलावर होते हैं।
आपको याद होगा कि पहले भी ये लोग इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, बल्कि ये तो बाकायदगी से डंडे बरदार फौज के साथ इन्होंने एंटर किया अदालत में और उनको चीफ जस्टिस साहब को छुप के जान बचानी पड़ी अपनी। तो ये इनकी जी सजाद अली साहब को इनकी हिस्ट्री है ये, इसको कुछ किया नहीं जा सकता। ये जब भी आते हैं ये चाहते हैं इदारे कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएँ, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो या नैब। नैब का आपने देख लिया क्या हशर किया है इन्होंने, जैसे ही हम गए इन्होंने सारी अमेंडमेंट्स जो थी वो कर डाली और अपने आप को बिल्कुल साफ-सुथरा करके उसमें से निकाल लिया कि वो तो बेचारे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। तो इसी तरह अब ये जो एक इदारा हमारा इस वक़्त रह गया है जो कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हाँ, ये लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंसाफ के साथ काम करेंगे। लेकिन उसमें भी आप देखिए कितने हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि आज उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अभी-अभी कुछ देर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने माज़रत कर ली है, बेंच से अलग हो गए। जी, वो अलग हो गए हैं। फिर उसके बाद फ़ायज़ ईसा वैसे ही ज़ाहिर है कि वो तो हर चीज़ के खिलाफ हैं। तो कल उन लोगों ने रोक दिया कि वो जो सो मोटो एक्शन है वो ना किया जाए। कल उनको चीफ जस्टिस साहब को उससे रोका और आज उसमें से वो निकल गए। तो ये रूल्स बनाए जाने तक उन्होंने कहा है कि आज खुद नोटिस के केसेस की तजवीज़ नहीं होनी चाहिए। सेनेट में इस वक़्त बहस हो रही है कि ये मतलब किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को। बनाना रिपब्लिक तो इन्होंने बना ही दिया, सॉरी, लेकिन उसके बाद ये क्या चाह रहे हैं अब कि लोगों को आप देख लें कि किस तरह इन्होंने डिप्राइव किया है हर चीज़ से। कि अब हमारे दौर में 10 लाख का हेल्थ कार्ड था और 12-12 हज़ार जो दिए जाते थे, आप ये देख लें स्कूलों में कुर्सियाँ लगा के जो लोग आते थे उनको इज़्ज़त से बिठाया जाता था। फिर एक बंदा आता था और उसको दिए जाते थे पैसे भी। इसी तरह हम लोग जो चैरिटी का काम अभी तक हमारी तरफ से जो होता है उसमें इसी तरह होता है। हम लोग कुर्सियाँ लगा देते हैं, टेंट लगा के उसमें लोग बैठते हैं, उनकी कुर्सियों के पास एक-एक बोरी रख देते हैं। वो आते हैं, आराम से बैठते हैं, अपनी बोरी उठाई और चले गए। ये किस तरह का काम हो रहा है? ये सस्ती शोहरत के लिए ये लोग ये समझ रहे हैं कि इससे इनको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लोग इनको पूजा करना शुरू हो जाएँगे। आप देख लें कितने 9 या 10 लोग तो मर चुके हैं अभी तक सस्ते आटे के चक्कर में। और कल जो मरियम साहिबा ने जलसा किया और टेबल लगाई जिसके बीच में से 2-2 ट्रक भी गुज़र सकते थे, इतने फासले से रखा, लेकिन जैसे ही इफ्तारी हुई, खाना खुला, लोग उसके ऊपर टूट पड़े और उनको अपनी तकरीर खत्म करके जलसा। महंगाई इतनी है, लोग परेशान हैं। इस आटे के हवाले से भी आप नुसरत वाहिद साहिबा देखें सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये आटा नहीं अवाम के तो बिल्कुल हाँ ये उल्टा नुकसान हो रहा है अवाम को। बहरहाल गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है कि आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। बहरहाल बिल्कुल ख्वाजा साहब, ये मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो 1-2 और लीगल पॉइंट हैं। ये फुल कोड बनाने की इस्तदा मुसलसल की जा रही है और हमने देखा अटॉर्नी जनरल बार बार कहते रहे। आज भी मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा इबाम एक ही सूरत में दूर हो सकता है, फुल कोड बनाया जाए। तो ये फुल कोड आपको लगता है कि बनाए बगैर ये ना कोई जमात मुत्तफिक होगी किसी एक फैसले पर और ये अब नागुज़ीर हो चुका है बनना? देखिए, फुल कोड बनाने का मुतालबा जो है वो बिल्कुल जायज है। जब सुप्रीम कोर्ट में बात आइन की तशरीह की जाएगी तो फिर उस पर फुल कोड बनाया जाना ही मुनासिब होगा कि उस पर जो फैसला आएगा फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को उस फैसले को तस्लीम करने के पाबंद हो जाएंगे। अभी तो चीफ जस्टिस साहब पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी से एक बेंच तश्कील देते हैं, फिर ये इबाम पैदा होता है कि ये फैसला 5-3 का है या 3-4 का है। लेकिन जब फुल कोर्ट रेफरेंस बनेगा जिसमें 15 या 17 जजेस बैठेंगे, उसके बाद उस पर वो जो भी वर्डिक्ट देंगे आइन की तशरीह के हद तक वो दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। और अब इस मौशी बहरान तो इस मुल्क में पहले था, आज से आईनी बहरान पैदा हो गया है और इस आईनी बहरान को खत्म करने का वाहिद हल फुल कोर्ट जो है वो है कि फुल कोर्ट इसको सुने और इस पर अपना फैसला साबित करे और उस पर बोलने की मजीद कोई गुंजाइश। अच्छा ख्वाजा साहब, चलें ये फुल कोर्ट ये तो एक डिस्कशन अलग तरफ चली गई है ना, 4-3 का 3-2 का। बेसिक मसला तो कानून और आइन का था ना
कि आइन के मुताबिक तमाम के तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक हैं। किसी जज साहब के मैंने रिमार्क्स नहीं सुने, उन्होंने कहा कि 90 रोज के बाद इलेक्शन करें। सबने कहा इंतखाबात होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। इवन जस्टिस जो मंदोखेल साहब थे, जिनका जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इख्तिलाफी नोट भी सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि इंतखाबात तो हर सूरत होने हैं। अब आइन से अभी आपने भी बात की कि बालातर तो कुछ नहीं हो सकता, जब आइन कह रहा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो सर ये हर्डल्स क्रिएट करने की क्या जरूरत है? आइन से बालातर अगर जाएंगे तो फिर ये आइन के मुनाफी होगा। आइन से बालातर ना किसी को जाना चाहिए और ना कोई चाहे। आइन के दो हिस्से हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आइन के दो हिस्से हैं। एक में आइन के आर्टिकल की तशरीह में ये है, उसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंटली ये इफेक्ट होगा। मतलब बिल है, जब कौमी असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी कानून पास कर दिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया, तो साइन करते तो ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो आफ्टर 10 डेज वो फाइनलिटी अटेन कर जाएगा और वो कानून बन जाएगा। सर ये मेजॉरिटी नहीं है, राजा रियाज जैसी ऑपोजिशन है, लोग पूरे नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी में इनको 228 चाहिए, 200 अरकान है, पीटीआई वाले लोगों को भी मिलाकर, तो ये सर इसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत होगी? मेरी ये बात आप सुन लें। एक हिस्सा आइन का ये है और दूसरा हिस्सा आइन का ये है कि जिस तरह आइन खामोश है, कौन कहता है कि आइन को वायलेट किया जाए या आइन से बालातर कोई नहीं है? आइन में ये बातें लिखा हुआ है कि इलेक्शन को 90 डेज के अंदर करवाना है। अब 90 डेज में अगर इलेक्शन ना करवाए जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी इस पर? ये तो वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वाली मंतक दे रहे हैं सर। अब ये तो वही बात हुई कि अब ये हम कर लें जुर्म तो इसकी सजा ये है, अगर ना करें तो इसके बाद सजा क्या होनी है, इस पर आइन खामोश है। ये तो सर कोई लॉजिकल रीजन तो नहीं है ना कि जब आइन कह रहा है कराएं, अब नहीं कराएंगे तो फिर आइन के मुनाफी एक चीज चली जाएगी। बहरहाल इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन ये नुसरत वाहिद साहिबा ये हर तरह से एक तो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हर तरह की लेजिस्लेशन हो रही है। आप लोग को नहीं लगता कि आपकी एक बड़ी गलती थी असेंबली से रेजिग्नेशन देकर आप बाहर निकल गए? उस वक्त वो आपको कहते रहे कि वापस आए, जब वापस आने का वक्त था तब नहीं आए, जब दोबारा आए तो इन लोगों ने आने नहीं दिया। आप असेंबलियों से आप निकले ही क्या थे कि इन्होंने धड़ाधड़ जो है वो अपनी मर्जी के बिल पास कर लिए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का हो, ईवीएम का हो, अभी देखें इन्होंने लेजिस्लेशन कर ली अदलिया के हवाले से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था आपका और ये गलत डिसीजन था। बिल्कुल, देखें आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हमारी जो अपोजिशन अगर होती तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अपोजिशन थी, और अगर हम लोग होते तो ये लोग कुछ इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये देखें कुछ फैसले जल्दी में हो जाते हैं जो बाद में पता चलता है कि नहीं ये ठीक नहीं थे। लेकिन जब एहसास हुआ कि हमें वापस जाना चाहिए और हमने एप्लीकेशंस दी तो उन्होंने फौरन, पहले तो ये था एक बंदा मेरे पास आए और कहे और मैं फिर उसको रेजिग्नेशन उसको कबूल करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फौरन जल्दी से सारों के एक्सेप्ट कर लिए। और फिर आपकी भी यू टर्न है ना, सोची समझी स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज के तहत निकलना चाहिए। उस वक्त खान साहब को सभी मशवरा दे रहे थे, असम्बलियां आपने तोड़ दी। हाँ, नुसरत वाहिद साहिबा, परवेज इलाही साहब खान साहब को मशवरा देते रहे और बार बार देते रहे कि असम्बलियां ना तोड़ें, अगर तोड़ेंगे तो निगरान जो केयर टेकर सेटअप है वो अगर हमारी मर्जी का ना हुआ तो गिरफ्तारियां होंगे, मामलात खराब होंगे। खान साहब ने, वो भी मेरे ख्याल से एक बड़ी सियासी गलती थी जो आप लोग आज भुगत रहे हैं, और सारा के सारा ज़ाहिर फोकस यही था कि आज भुगत रहे हैं और सारा फोकस। मेरा ख्याल ये खान साहब जो है ना, उनके पास सियासी दिल नहीं है, बल्कि ही हैज एन एम्पैथेटिक हार्ट। वो खुद समझते हैं कि जिस तरह के वो हैं इसी तरह के लोग भी होंगे। हालांकि सारी रिकॉर्ड हिस्ट्री हमारे पास है इनकी, किस तरह 14 लोगों को मॉल्टाउन में मारा। इसके अलावा शहबाज शरीफ के दौर में पता है 239 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया। इनके नज़दीक इंसानी अहमियत है ही नहीं। आपने देख लिया वो जो बिलाल अली जिस तरह उसके साथ हुआ है और शहबाज गिल के साथ हुआ, सवाती साहब के साथ, उसके बाद भी ये ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना ये वैसे नुसरत वाहिद साहब माजरत के साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हर दौर में होती रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत आप निकाल के देखें ना तो तमाम के तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी ना टॉप की, जेलें काट के आ रही थी।
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आप समझ रही हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा चला या मरियम नवाज के ऊपर चला या किसी और के ऊपर चला, तो वो सारी चीजें राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमा फिरौन का डाल देते हैं। और अभी फवाद चौधरी साहब एक टॉक शो में बैठे कह रहे थे कि ये मुकदमा नहीं बनना चाहिए था, गलत मुकदमा थे, वो तो फिर ऑन भी नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हमने बनाए नहीं थे। काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो गलत भी होंगी, लेकिन हाँ। ज्यादातर तो वही होता है ना नुसरत वाहिद साहिबा, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, आप ये लोग कर रहे हैं। अब खान साहब कह रहे हैं कि एक एक का हिसाब लूंगा, कल को आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप इनसे लेंगे। जेल में जरूर होते थे, लेकिन वो रूम को कैसा होता था, उसमें एसी भी है, उसमें पंखा भी है, उसमें ये तो आप लोग कह रहे हैं ना। मरियम नवाज का आप इंटरव्यू सुने नुसरत वाहिद साहिबा, ये आप कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं कपड़े इस्त्री करने के लिए मेरे पास इस्त्री नहीं थी, फ्राई पैन के जरिए वो, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि फैसिलिटीज थी ना वहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा दुख, फैसिलिटीज थी ना वहां पे। तो ये खैर उसका मैं क्या कहूँ। अच्छा लेकिन नुसरत वाहिद साहब मेरे कहने का मतलब बाकी ये कि इन लोगों को बहुत वीआईपी ट्रीट मिलता था जेलों में, ऐसा नहीं था कि ये इस किस्म की अजियत दी जाती हो जो हमारे लोगों को दी गई है, एक जेल से उठा के दूसरे जेल। लेकिन ये फुल फ्लैश फैसला तो नुसरत वाहिद साहिबा, हाँ आपने देखा खान साहब के भांजे के साथ क्या कर किया है इन लोगों ने, कि आखिर कराची वो आए हैं, वहां से उनको रिलीफ मिला है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब आप किस किस्म के मुकदमे, खान साहब के पास दहशतगर्दी के 26 से 27 मुकदमे, तो ये इस तरह की तो हम लोगों ने कोई चीज नहीं की थी। आप ये कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या थी, मुझे बता दें। वो सारे मुकदमे इन दोनों पार्टीज ने खुद एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे, अब भुगतते रहेंगे लोग सारी उम्र। आपको पता है जरदारी साहब 11 साल या 13 साल अंदर रहे जेल के, उनकी जबान तक काटी गई, पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या नहीं किया। मैं लड़का, आप भी कहते थे परवेज इलाही साहब को सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का, उसको साथ मिलाया हुआ है सर, ये तो पॉलिटिकल बयानात होते हैं ना नुसरत वाहिद साहिबा। सारी चीजें पलट गई। हाँ मैं कह रही हूँ नुसरत वाहिद साहिबा, ये तो सियासी बयानात होते हैं ना। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था, खान साहब किसको कहते थे, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ना। आपने देखा ये उसमें आपके साथ कौन खड़ा है, वो भी तो काम होता है। नहीं तो ये लोग भी तो चाहे अपने मुफाद के लिए हो ना, ये लोग भी तो अभी इत्तेहादी है ना एक दूसरे के। हाँ वो सारे बिक गए, हमारे अपनी पार्टी के थे वो सारे बिक गए। तो मुझे बताएं फिर जो बिके भी तो आपने टिकट सोच समझ के देना चाहिए था अपने नजरियाती कारकुनान को। अगर आप नजरअंदाज करके इधर उधर से आए जो लोग हैं उनको टिकट देंगे तो फिर वो तो यही करेंगे ना। इन लोगों की तो पूरी एक हिस्ट्री है, एक जमात से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो आप नजरियाती 22 साल की खान साहब की स्ट्रगल थी, तो आप नजरियाती कारकुनान को देते सोच समझ के। वो आज कह रहे हैं पहले दे देते, आज ऐसा ना होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहती हूँ कि खान साहब का ये फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। इससे पहले अगर वो मुशर्रफ की उसमें ही चले जाते ना, कुछ महीने गुजार लेते, 6 महीने या 8 महीने उसकी कैबिनेट में बुला रहे थे उनको, तो उसमें बहुत कुछ सीख जाते वो कि सियासत जो है ये सच्चाई का काम नहीं है। सियासत 22-23 साल की वो स्ट्रगल और पूरी टीम और ठीक है, दिल के साथ वो आए कि मैं पाकिस्तान को संभाल दूंगा, पाकिस्तान से कर्जा। अब कोई होमवर्क है नुसरत वाहिद साहिबा, आप कोई होमवर्क है या अभी? हाँ अब होमवर्क है या अभी भी खान साहब आएंगे और फिर कहेंगे मुझे 3-4 साल और चाहिए सीखने के? अच्छा ये अब तो बहुत समझ आ चुकी है, जाहिर है हम सबको बहुत ज्यादा समझ आ गई, तो उनको तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। ऐसी बात नहीं है, चीजें जाहिर है पहली दफा में आपको कम से कम 6 महीने से 1.5 साल तक तो लगता है समझने के लिए कि क्या है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं, आप जिस जगह खड़ी हैं यहाँ पे भी आपको काफी टाइम लगा होगा इस जगह पे पहुंचने के लिए। तो कोई भी चीज जब शुरू करते हैं आप तो लेकिन वो नारे बहुत ज्यादा थे ना, नारे दावे वादे इतने थे ना कि वो 100 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे। पॉइंट पे मौजूद थी हमारी इकोनॉमी। ये हमारे जाने के बाद के अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना आपने, 6% ग्रोथ वाली, ये बड़ी अहम बात की है आपने। आपने कहा कि 6% ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था मुल्क, ये तरीके था एतमाद आ गई। इसके जवाब में पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो फैक्ट एंड फिगर्स निकालें जब नवाज शरीफ साहब या खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत चली गई थी, उस वक्त नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी, तो उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस क्या थी, उस वक्त डॉलर किधर था, उस वक्त महंगाई किधर थी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब छोड़कर गई थी उसका जरा कंपैरिजन करें। बहरहाल वक्त इनकी 30 साल की पुरानी हुकूमत है, 30 साल की। मुझे लगता है ऐसे है जैसे 75 साल में से
70 साल पीटीआई ने हुकूमत की है और ये बेचारे अभी 1 साल से हुकूमत कर रहे हैं। ये किस तरह कंपेयर कर सकते हैं अपने आप से? हमारे उसमें दुनिया का क्राइसिस था नाम कोरोना वायरस, हाँ, कि इस तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी टॉपर डाउन हुई है। अमेरिका जैसा मुल्क -11 पे चला गया था, अब इंडिया जो है -6 पे चला गया था, पाकिस्तान फिर भी 1 पे था, माइनस में फिर भी नहीं गया। और इन्होंने भी सैलाब भुगता है ना, एक्सपोर्ट इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा, मतलब इंडिया को, बांग्लादेश को, हर एक को मात करके आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है वो आगे जाना किसी को पसंद नहीं आता पाकिस्तान का, और फिर वो किया गया जो करना चाहते थे, और उसके बाद आप देख लें पाकिस्तान। ठीक है ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊंगी, वक्त कम है, लास्ट मिनट है। अब हल क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो आपस में इनकी तकसीम है। एक टाइम होता था कि जब सियासतदानों के दरमियान डेडलॉक होता था तो कोई तीसरी कुव्वत बीच में आती थी, इनको बिठाती थी और मामला सेटलमेंट की तरफ जाते थे। अब तो एस्टैब्लिशमेंट भी एपॉलिटिकल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये लोग लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि भाई हमारे सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, ये हमारा अपना जाती मामला है। हालांकि जब जब डेडलॉक होता है यही पॉलिटिकल जो जमातें हैं, यही लीडरान सुप्रीम कोर्ट को खुद से इन्वॉल्व करते हैं और वाज़ेह रिमार्क्स है बहुत सारे केसेस में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के कि आप लोग पार्लियामेंट को फाल करें, आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें, अदालतों में ना लेकर आएँ। लेकिन जब फैसले खिलाफ आते हैं तो फिर इनको अदालती सियासी मामलात में मुदाखलत याद आ जाती है। तो सर कौन इनको बिठाएगा? आपको क्या लगता है हल क्या है? देखिए, एक तो हल इसका फुल कोर्ट है। फुल कोर्ट अगर आ जाए तो उस पर जो भी मैरिज पर फैसला है वो सबको मनोवन तस्लीम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सियासतदान इसमें कसूरवार है, जो बजाय पार्लियामेंट में बैठने के, वहां पर लड़ने झगड़ने के, वहां पर अपने मसाइल हल करने के, इससे लेकर काले कोट और टाइये पहनकर ये अदालतों में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान का लिटिगेंट 95% लिटिगेंट 5 बंदे के मकान और राय मौत वाला है। तो बड़े लोगों में केसेस लगते हैं जहां पर असल जो हकदार है, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है बेचारा, पाकिस्तान का शहरी 24 करोड़ अवाम, लाखों में प्रेगनेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने का वक्त ही नहीं होता। तो इसमें असल कसूरवार सियासतदान है। हर इदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। सियासतदान पार्लियामेंट हाउस में बैठकर अपने मसाइल हल करें, वो अदालतों में क्यों आते हैं? और फिर अदालतों में आकर अदालतों को भी गंदा करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे में को इन्होंने गंदा कर दिया कि वहां पर तकसीम वाज़ेह तौर पर नजर आ गई, और जल्सों में खड़े होकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बेगमात और बेटियां फैसले करवाती हैं, उसके अहले खाना फैसले करवाती है। तो ये सियासतदान इसमें कसूरवार है, और सबसे ज्यादा कसूर जो है वो उस पार्टी का है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। ठीक है, कहने पर तो वो वोटो लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ साथ नुसरत वाहिद साहिबा MNA भी रही हैं साबिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।